बातों को छोड़ दे रहे हो कि बेसिक एक फैक्ट तो ये समझ अर्जुन कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म को। तू ये मानता हो ना कि तू निश्चेष्ट बैठे रहेगा बिना चेष्टा के, रेस्ट एश्योर। क्योंकि चेष्टा के 3 पॉसिबल फंक्शन है, एक फिजिकल, एक शारीरिक चेष्टा, एक वाचनिक चेष्टा और एक मानसिक अंतःकरण की चेष्टा। अगर इन केस तेने एक क्षण के लिए भी शरीर को निश्चेष्ट कर भी दियो, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो बॉडी स्थिर हो रही है वो बाह्य बॉडी है, अंदर का ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहे हो, अगर अंदर का ऑर्गेनिज्म बंद हो जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। The beauty is, so your organism is functioning. अगर देह की चेष्टा मिटा दी या वाणी को बंद कर दिया तो भी अंतःकरण की चेष्टा तो चली रही है। तो कह रहे कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, यानी ये जातु अव्यय दे रहे हैं, रेस्ट एश्योर, डोंट हैव इवन अ स्पैक ऑफ डाउट। ये मेरे स्टेटमेंट में एक तिल बराबर अविश्वास मत रखियो, पॉसिबल ही नहीं है कोई जीव प्राणी मात्र के लिए कि वो निश्चेष्ट हो जाए। कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैः। क्यों मनुष्य तो इतना ज्यादा निर्बल और अवश है, जब सत्व रज और तम इनके कॉम्बिनेशन वाली जब प्रकृति जब यहां गर्दन पकड़ के मनुष्य में थप्पड़ मारे ना, तो अच्छे अच्छे पहलवान को वही करना पड़े जो प्रकृति कराना चाहे। कोई कुछ अपनी इच्छा से नहीं कर सके, ये रेस्ट इश्योर। ये प्रकृति का विषय मेरे दोपहर को जब सायंकालीन सेशन में चार्ट आ जाएगा तब मैं आगे चलाऊंगा, जो अभी मीटिंग के कारण स्टक अप है। यानी आगे का स्टेटमेंट भगवान कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण। तो कह रहे कि अर्जुन तो कि ट्रेजेडी मालूम है कि नहीं? भगवान कह रहे हैं कि तुम ये ट्रेजेडी मालूम है कि नहीं? कि नहीं मालूम है, समझ। यह आस्ते कर्मेंद्रियाणि संयम्य, यह आस्ते जाने अपने सारे कर्मेंद्रिय को, अपने जो फंक्शनल अवयव है उन लिम्स को तो मैंने कंट्रोल कर लियो, शरीर को तो मैंने स्थिर कर लियो, लेकिन अंदर की फंक्शन सब चालू है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको आपका नाम मालूम है, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। वासु बड़ो मिथ्याचारी कौन होएगा कि जो बाहर से अपने आप को शांत दिखावे और अंदर सारी दुनिया वाकी कैओटिक बन रही है, सारे विप्लव चल रहे हैं अंदर। वासु बड़ो मिथ्याचार कौन होएगा यार, ऐसे बड़ो ड्रामा क्या कर रहे हैं? जस्ट स्टॉप इट। समझ मैं क्यों कर्म करने के लिए तो को कह रहे हूं। या में संदेह नहीं है कि ज्ञान कर्म से बड़ो है, पर कर्म किए बगैर तू रह नहीं सके, निश्चेष्ट तू रह नहीं सके, फंक्शनलेस तू रह नहीं सके। देयरफॉर इट इज बाउंड कि तू फंक्शन करेगा, यानी तू को फंक्शन कैसे करना चाहिए वाकू समझ। क्या चक्कर में पड़ रहे भाई? कहे कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन इत्यादि कह के फिर बाकी डिटेल दी कि जो मनसु संयम करके रहे वाको संयम क्यों सच्चो है, और केवल कर्मेंद्रिय सुसाइड संयम करके बैठे वाको संयम क्यों सच्चो नहीं है, इत्यादि ये सारी बात बतावे। और ये सारी बात बता के फिर यज्ञ को पूरा कॉन्सेप्ट बतावे। और वो यज्ञ को कॉन्सेप्ट बताते भाई कहेंगे कैसे ब्रह्मासु अपन के यहाँ जो सृष्टि बताई है वो ब्रह्मासु लेकर के, और सृष्टि को क्रम कैसे यज्ञ रूप है, या को फिर मैं बताऊंगा, या को अभी नहीं समझ रहे हूं, पर ये सारी बात करके सब कॉन्सेप्ट बता के तो फिर एक नई शंका करे अर्जुन, ओके कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः।
भगवान आप इतनी सारी बात मुझको बता गए, एंड इफ दिस इज द डिस्टिंक्शन, और ये प्रभेद अगर है तो ये प्रभेद मनुष्य को समझना चाहिए, और या प्रभेद को समझ के राइट और रॉन्ग या दोनों में से प्रभेद समझ के मनुष्य को गलत छोड़ देना चाहिए, राइट रास्ता पे जाना चाहिए, वह को सही मार्ग पे सन्मार्ग पे जाना चाहिए। क्यों सही मार्ग पे नहीं जा रहे हो? और जान के सब समझ के भी ये क्या कारण है? कृष्ण मुझको ये तो बताओ कि अथ केन प्रयुक्तोयम, क्या ऐसी चीज अंदर सु पकड़ रही है मनुष्य को कि जैसु सही और अच्छा और बुरा जानते हुए भी मनुष्य गलत काम कर रहे हो, पाप कर रहे हो, जानबूझ के समझ रहे हो कि पाप क्या है तो भी पापाचरण कर रहे हो। अथ केन प्रयुक्तोयम, ऐसी क्या बाध्यता है, ऐसा अंदर से क्या फोर्स है, ऐसी कौन सी सत्ता वह को गला पकड़ रही है, ऐसी क्या अनिवार्यता खड़ी हो रही है? What is the reason? कि पापम चरति पुरुष, क्यों पाप को आचरण कर रहे हो, और वो भी कैसे? अनिच्छन्नपि, इच्छा है कि नहीं है, पर फोर्स काम करना पड़ रहा है वक्त, बलादिव नियोजित, जैसे कोई को जबरदस्ती पकड़ के काम करा दियो, या ढंग से ये मनुष्य जानबूझ के भी गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हो, क्यों पाप को आचरण कर रहे हो? प्रश्न कितना क्लियर है, आप देखो, एकदम प्रांजल प्रश्न है, और भगवान ने फिर एक दार्शनिक बात छेड़ दी। बहुत सही जवाब दे रहे हैं भगवान कभी वह को छल तो नहीं कर सके, लेकिन वह को जवाब सुन के अपन को लगेगा ही नहीं कि ये प्रश्न को जवाब आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। तो कह रहे कि अर्जुन मैंने प्रश्न तो अब कर लिया, मेरा जवाब सुन। अब प्रश्न कुछ कियो है, वो तुम्हारे गुजराती में कहावत है कि वो क्या कूटे माथू और दुखे माथे है क्या के अरे कूटे पहले दुखे माथू कूटे पेट, बात ऐसी हो रही है, दुख कहीं अंदर रहे और कूट कहीं अंदर अन्यत्र रहे, ऐसी परिस्थिति बन रही है। मतलब अर्जुन की दृष्टि से अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे और वहां को जवाब बाकी सब रेलिवेंट है ही नहीं, अर्जुन को लग रहे है। भगवान कह रहे कि देखो अर्जुन, काम एष क्रोध, तू ये पूछ रहे है कि क्यों पाप आचरण कर रहे हो, अब तू वहां रीजन समझ। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। अब आप एक और समझो बात कि जब अपन ने ट्रायंगल डिसाइड किया ब्रह्म जीव और जगत को, वह ब्रह्म जीव और जगत के सारे ट्रायंगल को ऑपरेटिव करने के लिए अपने शास्त्र ने जो स्वीकार किया है, वेद शास्त्र है, वो है त्रिगुणात्मक प्रकृति, एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स। जब एक को नाम सत्व है, एक को नाम रज है और तीसरे का नाम तम है, सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन वो एलिमेंट्स हैं जैसे ऋतु के कारण, ऋतु परिवर्तन के कारण जब गर्मी आवे, नो डाउट देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स कि जहां पे आप हीट को माप सको, पर क्या आप हीट को आंख से देख सको? क्या आप आपको हाथ से डायरेक्ट छू सको? क्या आप हीट को सुगंध ले सको? क्या आप हीट की आवाज सुन सको? नॉट थ्रू द गैजेटरी। तो जैसे ऋतु के परिवर्तन की अपनी एक असर है, को अपन आंख से नहीं देख पावे, ऐसे ही सत्व रज और तमोगुण की भी वर्किंग है, जब अपन अपनी इंद्रियों से नहीं जान पावे। तो आप ये बात एक और समझ के रखियो कि भारतीय चिंतन के अनुसार जैसे ब्रह्म जीव और जगत को एक पूरा त्रिकोण है, या त्रिकोण की सारी वर्किंग के लिए ब्रह्म ने अपने ही स्वरूप में से त्रिगुणात्मक प्रकृति को भी ऑपरेटिव बनाया। त्रिगुणात्मक प्रकृति को भी क्रियान्वयन वाले ब्रह्म ने किया है, त्रिगुणात्मक प्रकृति को वाकु भी ऑपरेटिव किया। और वो एक ऐसा फोर्स है, जैसे बहुत सारे फिजिकल फोर्सेस हैं, जैसे फोर्स फॉर एग्जांपल, और जैसे मोशन, द डायनेमिक्स,
and the kinetics. The kinetic principle operates on the principle of motion, and the dynamic principle operates on the principle of force. So you have centrifugal and centripetal. So the force going towards the center and the force coming out of the center. So you have two things. Centrifugal जो force है और centripetal जो force है, वो centripetal में बाहर से अंदर जा रही है force और centrifugal में से अंदर से बाहर निकल रही है। तो जैसे dynamics के और kinetics के जो force और motion के जैसे principles हैं, ऐसे ही एक प्रिंसिपल आप या को समझने को प्रयास करो कि प्रकृति जो है वही तरह से एक फोर्स है, एक मोशन है। तो ये जो तत्व है प्रकृति को, सत्व, रज और तम, इन तीनों को जो इंटर कॉम्बिनेशन है, जैसे कोई भी फिजिकल फोर्स आप फॉर एग्जांपल आप समझो, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहां भी वर्क कर रहे हो, पर आप आपको देख नहीं पा रहे हो। विद सर्टेन इंस्ट्रूमेंट ओनली यू कैन एडजस्ट इट, को आप निर्धार कर सको। ऐसे ही सत्व, रज, तम, इन सब की वर्किंग को भी जो अपने को सूचना देने वाले जो गैजेटरी है ना, वो अपने अंदर ही फिट है। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट स्टेप की मैं पैराडिम के बाद में जो समझा रहा हूं, एक मैंने पैराडिम दिया आपको, एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया, और आपको मैं समझाना चाहता हूं। तो जो सत्व, रज, तम, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जितने भी बाकी जो वेव्स हैं, उन वेव्स को आप सर्टेन गैजेटरी में के माध्यम से आप डिस्प्ले कर सको। ख्याल है? जैसे सेम इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज कमिंग थ्रू द रेफ्रिजरेटर और इट इज व्हेन कमिंग थ्रू द एसी मशीन, इट इज गिविंग यू कूलनेस। और वही की वही जब एक हीटर से आ रही है तो वो आपको हीट दे रही है, वही की वही चीज जब फिलामेंट से आ रही है तो आपको लाइट दे रही है। आपको ख्याल है ना? तो जैसे डिफरेंट यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स को, उन वेव्स को जैसे आप डिफरेंट गैजेटरी के माध्यम से उनको डिफरेंट फंक्शन उनको डिस्प्ले कर रहे हो, तो जैसे डिफरेंट गैजेट्स आपके वह इलेक्ट्रिकल फोर्स को या इलेक्ट्रिकल बाकी सारे उन वेव्स को आपको प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, ऐसे ही प्रकृति के वर्किंग को प्रत्यक्ष करने वाले कुछ बेसिक गैजेट्स आपके अंदर फिट है। मेरी बात समझ में आई? और वो बेसिक गैजेट्री बाकी जो दो सबसे मूलभूत बाकी जो दो गैजेट्स हैं, बाकी जो उपकरण है, वो जो गैजेट्स है, वो एक आपको अहम है और एक आपके अंदर रही भाई कामना है, द मोटिवेशनल फोर्स। आपको समझ आ रही है मेरी बात? कुछ लोगों को नहीं समझ में आ सके उनकी अवस्था या उनके बैकग्राउंड के कारण, लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपको समझने को प्रयास करिएगा। आपके अंदर के दो ये गैजेट्स हैं, ऑर्गन्स हैं आपके, यानी उनको अंतःकरण कहा गया है, इंद्रिय कहा गया है। यानी बेसिक जो जीव चेतना है, मेरे पास आपको जब मेरा चार्ट आपके पास आ जाएगा तो बहुत अच्छा आप समझ सकोगे। जीव चेतना के नियरेस्ट जो गैजेट फिट है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को आपने डाइवर्ट किया टुवर्ड्स द एसी मशीन एंड द आउटगोइंग द आउटपुट इज द कूलनेस। ख्याल है कि नहीं? ऐसे ही जीव चेतना को जो के नियरेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट आपको जो गैजेट फिट है, उपकरण, वो उपकरण का नाम है चित्त। वो चित्त है, बेस है सब। आपके अंतःकरण को जो आधार है वो चित्त है। जैसे ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल को आधार क्या है? यानी चेसिस, इवन इंजन काय पे फिट है आपको? चेसिस पे। तो चेसिस जैसे बिना चेसिस के आपकी ऑटोमोबाइल आपको आप इंटीग्रेट नहीं कर सको, आपको असेंबल नहीं कर सको। तो ऑटोमोबाइल को असेंबल करने के लिए आपको जैसे चेसिस आवश्यक अनिवार्य है, ऐसे ही मनुष्य के अंतःकरण को चित्त आवश्यक। चित्तवा को आधार है। There is no seat like some base here. Don't get into those terms, Ramesh bhai. मेरी बात ख्याल रखिए ना।
चित्त के आधार पे जो 3 ओवरलैपिंग एजेंसीज हैं वो वर्क कर रही हैं, अहम, बुद्धि और मन। तो जीव चेतना जो आपकी डाइवर्ट होके चित्त के फैकल्टीज, चित्त के गैजेट्स निकल के और जो सीधी की सीधी अहम पे जो यानी जा गैजेटरी को अपन अहम कह रहे हैं, वो जो अहम आ रहा है, अहम को जो अहम के माध्यम से जो आउटपुट हो रहा है, वो आउटपुट जो है इज इन द फॉर्म ऑफ आई। आप जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, हूं रमेश भाई, रमेश एक संज्ञा है, पर हूं यानी बेसिक रॉ फॉर्म आ जाएगी। तो जो हूं से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, वो हूं जो है ना, वो आउटपुट है, वो रिजल्ट है। और वो रिजल्ट काय का आ रहा है? जैसे एसी में से जो आउटपुट है वो कूलनेस का है, तो चित्त में से के चित्त रूपी गैजेट के थ्रू जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, उस आउटपुट होने वाली जो एजेंसी है उसका नाम अहम। समझ में आई? और उसी तरह से जो हमारी सदसद निर्धार करने वाली जो अंदर फैकल्टी है उसका नाम बुद्धि है, वो भी उस जीव चेतना के माध्यम से होने वाला आउटपुट है। और एक जो हमारा मोटिवेशनल सारा फोर्स है, जो भी हमारी यानी डिजायर की फैकल्टी है, कामना की, वो मन है। ऐसे 4 फैकल्टीज में ये पूरी बात है। यानी अंतःकरण के 4 रूप हैं, चित्त, अहम, बुद्धि और मन। अब 4-6 लोग भी यह बात को मेरी समझ पाओगे तो मैं अपनी सफलता मान लूंगा। मेरी बात ख्याल आ रही है? तो बेसिक ये बात। अब जो लिविंग फोर्स है, आपने बहुत अच्छी हीटर्स और बहुत अच्छे सेंट्रली हीटिंग सिस्टम और सेंट्रली कूलिंग सिस्टम आपने लगा रखे हुए। अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस नहीं आवे तो क्या होगा? आपकी जो मशीनरी और जितनी भी गैजेटरी लगी हुई है वो डेकोरेटिव रहेगी कि फंक्शनल होगी? डेकोरेटिव हो जाएगी ना। एग्जैक्टली। ये जितनी भी हमारी अंतःकरण की मशीनरी है, चित्त, अहम, बुद्धि और मन, ये मूल इनमें जो लाइफ फोर्स लग रही है वो तो जीव चेतना की है, क्या है ना? अब वो जीव चेतना जो इन 4 माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रही है, which is the essence of your existence, irrespective of, supposing somebody is in coma, does the subject himself or herself feels that he or she is living? इंटरनल फीलिंग की और या इंटरनल बात यानी महसूस होना, कोई चीज घटित हो रही है और आप महसूस कर रहे हो, वहां फॉर्म में मैं बात कर रहे हो। आप मेरी बात ध्यान रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली इवन लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम पे, मशीनरी पे जो आपने उस आदमी को लगा रखे हो है, तो वो वहां कहीं ना कहीं लाइफ तो बाकी सस्टेन हो रही है, पर वो लाइफ सस्टेन कर रहा है, इसे वो खुद फील नहीं कर रहा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अब मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे वहां उसे कॉमा की स्थिति में उसे जीवन की अनुभूति नहीं है, तो उसी तरीके से जब तक जीवात्मा को जो पूरा यानी जीव चैतन्य सामर्थ्य है, वो अपन को उन चारण से निकल रहे हैं, और वो जो चारण से जो कुछ घटित हो रहे हो, वह को परिणाम आप अपने रूप में महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर, अपने अंदर जो लिविंग फीलिंग है, जो अपन फील कर रहे हैं एट एनी गिवन मोमेंट, वो टोटल जो अपनी फीलिंग है, टोटल जो अपनी अनुभूति है, इट इज द रिजल्ट ऑफ दैट द फंक्शन ऑफ अंतःकरण। एंड देन ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जो फिजिकल वर्किंग है पूरी, क्योंकि वो अंतःकरण सर्वाइव कर रहे हो। जैसे आपको, अब जैसे एयर कंडीशनिंग मशीन है, तो उस
उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? कंप्रेशन। लेकिन क्या खाली कंप्रेशन लगा के और उसके नेटवर्क को अगर हम उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे तो कंप्रेशन वर्क करेगा? नहीं करेगा ना। तो कंप्रेशन प्लस द अदर मशीनरी एंड द अदर सपोर्टिव और द स्ट्रक्चरल मशीनरी विद along with it, टोटल स्ट्रक्चर क्या है। तो कंप्रेशर भले आपका अंतःकरण है, लेकिन उसके साथ जो फिजिकल गैजेटरी फिट नहीं होगी तो वो कंप्रेशर वहीं के वहीं धरा रह जाएगा, कोई काम में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि शारीरिक प्रक्रिया, आपको शारीरिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवंत शरीर की प्रक्रिया जो है अंदर, यानी जा प्रक्रिया को आप थोड़ा सा भी समझने बैठोगे ना तो आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि इतने असंख्य आपके अंदर जीव कोश कार्य कर रहे हैं, लिविंग सेल्स कार्य कर रहे हैं, और जो टोटल फंक्शनिंग है आपको, वो टोटल फंक्शनिंग ऑफ योर ऑर्गेनिज्म inseparable or rather without any segmentation, वो आपका अंतःकरण। तो अंतःकरण प्लस जो आपको जीवन संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया है, वह शारीरिक और अंतःकरण की प्रक्रिया से जो आपको अपना अस्तित्व महसूस हो रहे हो, क्या है, वो आपके होने की अनुभूति है। अगर वो नहीं है तो आपके होने की अनुभूति नहीं है। भले ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा है, वो होने की अनुभूति नहीं, इट्स मियरली वेजिटेटिव। एंड फाइनली देयर इज अ बिग डिबेट कि whether the life supportive systems could be taken off or not. And taking off the life supporting machinery or gadgetry would be tantamount to killing or not. सारी यूजेनिक्स में यही बात चल रही है कि मर्सी किलिंग इज अलाउड और नॉट। बहुत बड़ा इश्यू है, आज तो वो अपना विषय नहीं। तो जब यह बात को अपन समझ गए, एक जीवंत व्यक्ति वो अंतःकरण और संपूर्ण शरीर की प्रक्रिया को परिणाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःकरण की जो वर्किंग है, वो वर्किंग सत्व, रज और तम इनके फ्रेमिंग में हो रही है। जैसे हम बैठे हैं तो क्या हम अपन ये कह सकें कि अपन यह वक्त आउट ऑफ एटमॉस्फेयर है? आर यू अवेयर ऑफ द एटमॉस्फेरिक फोर्सेस मोमेंट बाय मोमेंट? नॉट, बट येट वी आर सर्वाइविंग फॉर द सेक ऑफ एटमॉस्फेरिक फोर्सेस और अदरवाइज और एटमॉस्फेरिक फोर्सेस। तो एटमॉस्फेरिक फोर्सेस के कारण जैसे अपन सर्वाइव कर रहे हैं, whether we are aware or not, ऐसे ही whether we are aware or not, पर हमारा अंतःकरण की जो पूरी फंक्शनिंग है वो सत्व रज तम की कॉम्बिनेशन से ही चल रहा है। इज इट क्लियर? इसलिए इन टोटो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे जब अहम की फैकल्टी ऑपरेटिव फोर्स रजोगुण के प्रधानता से, रजोगुण प्रिडोमिनेंटली रजोगुण जब तुम्हारे अहम की फैकल्टी से प्लस हो जाता है, जब उसमें कॉम्बिनेशन उनका हो जाता है, उस वक्त तुम्हारा अहम डिस्टॉर्टेड वर्क करने लगता है। वो अपनी पूर्ण स्वाभाविकता को धारण नहीं कर सकता। आप ईगो की 3 स्टेट्स विजुलाइज करिए। एक सुपरली कोऑर्डिनेटेड एक ईगो है, एक परफेक्ट सर्कल, जिसको आप प्रकाल से पूरा सर्कल एक ड्रॉ करें, कंपास विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, एक परफेक्ट सर्कल। और एक दूसरा सर्कल आप अपने हाथ से ड्रॉ करिए। अगर आपको आर्ट का अच्छा अभ्यास है
बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकेंगे। मेरे से नहीं हो रहा था तो मैंने इस छोरी से कहा कि तू ड्रॉ कर दे, तो इसने बहुत जल्दी ड्रॉ कर लिया। इसको अभ्यास है। ठीक। और तीसरा, आपने ट्रैवलिंग में कभी हवा भरने का तकिया यूज किया है क्या? उसको कभी हवा भर के और फिर दो तरफ से दाब दीजिए, तो ये दो कोने जो दाबेंगे ना, तो ये दो कोने बढ़ जाएंगे। यहां से दाबेंगे तो इधर बढ़ जाएगा। सो एयर का जो इन्फ्लेटेड तकिया है, इट इज द मोस्ट एबनॉर्मल और एबनॉर्मल ईगो, और जो प्रॉपरली ड्रॉन सर्कल नहीं है, इट इज एबनॉर्मल ईगो, इट इज डिस्टॉर्टेड ईगो, और जो परफेक्टली सर्कल में बना हुआ है, इट इज परफेक्टली सुपरली कोऑर्डिनेटेड ईगो। ट्राई टू विजुअलाइज इन योर मेंटल फ्रेम। ईगो की 3 स्टेज है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन एक बात समझने का प्रयास करो, द मोमेंट प्रिडोमिनेंटली रजोगुण की जो फोर्स है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है प्रकृति को सत्व रजो तम का, लेकिन जब उसमें प्रधानतया रजोगुण का हिस्सा आविर्भूत होता है, जब वो कार्यकारी बन जाता है, जब वो ऑपरेटिव हो जाता है, और उस फोर्स से जब तुम्हारा ईगो प्लस हो जाता है, उससे कहीं ज्वाइंट हो जाता है, when your ego is, when the plug of your ego is inserted in the socket of the predominant rajoguna, उस सॉकेट में जब डाल दिया गया, the result is direct short circuit, वो डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और उसी को मैं बहुत जनरलाइज टर्म में भगवान कहते हैं कि क्रोध कह रहा हूं। क्रोध की बात आगे समझेंगे, लेकिन द रिजल्ट इज, क्योंकि वो इट इज नॉट ओनली डिस्टॉर्टेड, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ द एबनॉर्मल ईगो। इट रिजल्ट्स इन योर ईगोज एबनॉर्मलिटी। वो विकृत हो गया एकदम, एंड हेंस उस विकृत ईगो से जो कुछ भी फंक्शन हो रहा है, उसके परिणाम भी विकृत आए। और दूसरी बात, कि जो मोटिवेशनल फोर्स है इस अंतःकरण एज अ होल की, आप मेरी बात समझ रहे? अंतःकरण लिविंग ऑर्गन है, डेड ऑर्गन तो है। मनुष्य के मर जाने के बाद जब डाइसेक्ट किया जाता है, सारे ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। मन कहीं दिखाई देता है क्या? बुद्धि मिलती है क्या? डॉक्टर्स को ये जो प्रयोग करने वाले जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें अहम मिलता है क्या? किसी को मिला क्या आज तक? चित्त कहीं मिला? नहीं मिला। और हार्ट, किडनी इत्यादि सब मिलते हैं कि नहीं? ये भी सब वाइटल है, क्यों नहीं मिलता? लेकिन नहीं मिलता है, मींस जीवंत स्थिति में आप उसे डिनाई कर सकते हैं कि अंतःकरण नहीं है। तो अंतःकरण का जो जीवंत फोर्स है ना, टोटल उसका ऑपरेशनल फोर्स जो है, चित्त, अहम, बुद्धि और मन के माध्यम से इस पूरे वर्किंग का जो मन के साइड से जो फोर्स है, वो पूरी मोटिवेशनल फोर्स, उसका ही दूसरा नाम काम है। उसे कामना कह दीजिए, या उसे चाहना कह दीजिए, या उसे मम कह दीजिए, या उसे ममता कह दीजिए। कामना, चाहना, मम और ममता। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तकलीफ क्या है? ये जो मन के माध्यम से निकलता हुआ मोटिवेशनल फोर्स है तेरा, ये भी जब प्लस रजोगुण हो जाएगा,
उस स्थिति में जैसे एबनॉर्मल ईगो का एटीट्यूड इज ए मिसप्लेस्ड ईगोनेस और द अहंता और आईनेस, द malfunctioning I-ness in everybody has to function, has to work. प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहा हुआ उसके अस्तित्व का मैं, उसी के आधार पर उसकी आइडेंटिटी है। उस अहम के बिना तो आप जीवन में व्यवहार कर ही नहीं सकते। उस अहम के आधार पर ही आपका आधार है। लेकिन अगर आपका अहम बीमार है तो न केवल आपके जीवन की गुणवत्ता खत्म हो गई, लेकिन आप जिस जिस के संपर्क में आएंगे वो कॉन्टेजियस डिजीज उसको और लगेगी। आप एबनॉर्मल ईगो से किसी को व्यवहार कर दीजिए, अगर वो आदमी बहुत कूल हेडेड होगा ना तो भी वो आपसे झल्ला जाए, दोस्त होगी उसको, जस्ट गेट लॉस्ट। तो गेट लॉस्ट कहने का टेम्परामेंट उसका डिस्टर्ब किया ना आपने, उतना भी आपने कॉन्टेजियस डिजीज ने, आपकी कॉन्टेजियस डिजीज ने उसको उसके जन्म से लग गए। तो न केवल आपको अस्वस्थ करेगा, वो दूसरे को भी अस्वस्थ करेगा। ख्याल आया? तो भगवान कहते हैं कि ये जो तेरे अंदर की मोटिवेशनल फोर्स आ रही है, ये जब प्लस रजोगुण से हो गई तो ये केवल मम नहीं रहा, केवल ममता नहीं रही है, लेकिन ममता की रॉन्ग एप्लीकेशन हो गई। जैसे वहां तेरा आईनेस सिक हो गया, दैट आई हैज बिकम सिक, उसी तरह से यहां ये जो मम है, ये मम भी तेरा बीमार हो गया है। यानी उस अहम की अहंता की रॉन्ग एप्लीकेशन हो गई वहां रजोगुण के कारण, और उस मन के से निकलती हुई मोटिवेशनल फोर्स जो मम है, वो मम जब रजोगुण से मिल गया तो उसकी वर्किंग जो है वो सिक हो गई ममता की एप्लीकेशन में। इन अदर वर्ड्स मैं कहना चाहता हूं, न अहम गलत है, क्योंकि अहम के बगैर आपका अस्तित्व नहीं है। अहम जहां है, जहां जहां अहम है, वहां वहां अहंता होगी, आईनेस। आईनेस इज इक्वल टू अहंता एंड आई इज इक्वल टू अहम। तो न अहम गलत है, न अहंता गलत है। अर्जुन ने यही पूछ रहा था कि जानबूझकर क्यों करता है। अब यहां उसका फाइनल जवाब भगवान देते हैं कि दिस इज द आंसर अर्जुन। जिस जिस की अहंता और ममता, जिस जिस का अहम और मम रजोगुण से प्लस होकर के फंक्शन करने बैठ जाएगा, वो अहंता और वो ममता मैल फंक्शन करेगा। एंड देयरफॉर मैल फंक्शन करती हुई अहंता और ममता वो जान रहा है, तो भी क्योंकि उसकी अहंता उसमें इन्वॉल्व है, उसकी ममता उस रजोगुण के साथ इन्वॉल्व होगी, इसलिए उसको रोक नहीं पाए। और इसलिए तू ये प्रश्न कर रहा है कि जानबूझकर क्यों कर रहा है। वो जानबूझकर नहीं कर रहा, वो उसकी अहंता प्लस रजोगुण कर रहा है और उसकी ममता प्लस रजोगुण कर रहा है। इसीलिए तो मनुष्य के जीव चेतना की जो दो प्रधान एलिमेंट्स हैं, जहां पे हम अपना अस्तित्व जी रहे हैं, एक अहम और एक मम। देखो बैकग्राउंड अपन ने देख लिया, वो ईगो है और मनुष्य जो कुछ भी जी पा रहे हुए इन ऑल, वो बाकी डिजायर्स है, मोटिवेशनल फोर्स है। क्या तो बेस या में दो चीज काम कर रही हैं, अहम और मम। या को आधुनिक मनोविज्ञान से भी मैं लेकिन ये कोई भी कंपैरिजन करने से पहले अपन दो बात ध्यान रखेंगे। एक तो ये कि पश्चिमी विज्ञान की जितनी भी मान्यताएं हैं, उनको आधार कोई आध्यात्मिक या आधिदैविक
सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान को जितनों भी विकास है, यद्यपि आज वहां भी वो डिस्टिंक्शन खत्म हो रही है जड़ और चेतन की, तथापि उनको जो विज्ञान है वो विज्ञान एक तरह को जो उनकी शोध है और जा शोध को वो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे और भौतिक स्तर पे, फिजिकल लेवल पे वो जो वाको पुनरावर्तन कर रहे हैं, वाको जो रिपीट कर रहे हैं, वाके आधार पे उनने अपनी सारे तथ्य निर्धार किए हैं। मनोविज्ञान जैसे विषय को भी उनने ऑब्जर्वेशन के आधार पे डिसाइड करने को प्रयास किया है। तो मान्यतान को ये भेद होते भय और मान्यतान के कारण चिंतन पद्धति को भेद होते भय भी उनकी जो वो जहां तक आए हैं और उनने जो कुछ भी माने हैं और अपने यहाँ जो माना जा रहा है वो बहुत ज़्यादा भेद नहीं है। अगर वह को अपन अपनी दृष्टि से एक कोऑर्डिनेटेड होल, एक कोऑर्डिनेटेड पिक्चर वह को क्रिएट करना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होवे, बल्कि बहुत सहजता से हो जाए। जैसे वो एक वो पिरामिड को हुआ था ना, वो जरा देखा अच्छा अपने यहाँ निकाल रहे हैं? नहीं वहाँ निकाल रहे हैं। और कहाँ है ट्रेड? सब हाँ सब दिया यहाँ, थोड़े दो चार तो दो। हाँ मैं इसको यहाँ कह रहा हूँ, बहुत कुछ कंबाइन करके कह रहा हूँ, बहुत सारी थियरीज। अब जैसे ये जो है वो मेरा रवि ले आते नहीं जाकर अंत पर ये हाल है। जो विषय चल रहे हो वो ही रखो, वो हमें सेकंड चीज आ रही है। वो क्या है वाले कागज की बचत के लिए वाला बदलेश ने 2 बार करा दिया, बाकी एक्चुअली वो देख लो नहीं, जिसको देख लो देखो, देखने से समझ आ रही क्यों नहीं आएगी। देखो आप अपन ने ये बात पे सवेरे को सेशन समापन किया कि प्रश्न ये है कि अहम और मम की जो विकृति है, जो अपन ने रजोगुण के साथ कॉम्बिनेशन में देखा, तो उसके बाद मैंने आपको साधारणतया 3 बात भी समझाई कि अहम के जो 3 रूप हैं, जिनमें एक विकृत अहम है, एब्नॉर्मल ईगो है, एक डिस्टॉर्टेड ईगो है और एक बिल्कुल सुपर कोऑर्डिनेटेड ईगो है। ऐसे 3 बातें मैंने समझाई। तो दर्शन शास्त्र की ये बहुत बड़ी समस्या है कि मनुष्य के अहम को और मम को कैसे स्वस्थ करना, ये अपने आप का सारा एस्पेक्ट है। और अहम मम जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक मनुष्य अपने जीवन की सार्थकता को अनुभव नहीं कर सकता। ये बात अपन की कहां से चल रही है? श्री पुरुषोत्तम जोशी की वार्ता से, या को लिंक वहां करेंगे बेस पे, नहीं तो अपन अपने बेस पे हट जाएंगे। श्री पुरुषोत्तम जोशी को जो प्रश्न है तो कि मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए, क्या वाकई लिए कर्म मार्ग उचित है या वाकई लिए ज्ञान मार्ग उचित है?
यानी कौन सा ऐसा तरीका है कि जासू मनुष्य अपने जीवन को सार्थकता से मीनिंगफुली जी सके, जब वो अपनी सब परिपूर्णता महसूस कर सके, फुलफिलमेंट महसूस कर सके। ये बेसिकली ये प्रश्न है श्री पुरुषोत्तम जोशी का। जब अपन वाकु वैचारिक स्तर यानी कॉन्सेप्चुअल लेवल के यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे रखेंगे वह वार्ता के बाद सेंटेंस को, तो वाकु मतलब ये निकलेगा, समझ में? तो या दृष्टि से प्रश्न ये हतो कि ईगो की चिकित्सा क्या है। भगवान ने ये बात उद्धव जी को बताई कि मनुष्य के श्रेय सिद्धि यानी वाको जो हाईएस्ट समम बोनम है, हाईएस्ट गुड है या हाईएस्ट ब्लिसफुल स्टेट है, जब केवल आनंद और आह्लाद की स्थिति है, ऐसे अपनी परिपूर्णता पे, और ऐसी परिपूर्णता की जो स्टेज है वो मैं मुक्ति अपने यहां की दृष्टि से मोक्ष या भगवत सानिध्य हो जाना, मैं वो फाइनल ब्रैकेट की बात नहीं कर रहे हो, परंतु वासु एक नीचे वाले स्टेप पे जब अपन आवेंगे तो एक बात समझ के चलिए कि कोई भी जो स्टेज है वो स्टेज एंड फास्ट कहीं परमानेंट नहीं है कोई। जैसे आपने फाइनेंशियल ग्राफ्स तब देखे होंगे जो जिगजैग ग्राफ्स आवे, फिर बेल ग्राफ आवे, बेल ग्राफ, बेल की शेप को यूं और फिर यूं और यूं। तो इन सारे ग्राफ्स को अगर आप देख के ग्राफ्स पे समझने को प्रयास करोगे तो आप कुछ बात ध्यान में आएगी कि जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हमारी चेतना के स्तर है उनमें बहुत सारे जिगजैग हैं। वो ग्राफिक लाइन कभी ऊपर जाए, कभी नीचे आवे, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे आवे। तो ये ओवरऑल वाको जो यानी बाकी संपूर्ण राशि वाको टोटल सम जो है वो ब्लिसफुल है कि नहीं, बाकी में चर्चा कर रहे हो। मैं ये बात ध्यान दिलाने के लिए फिर से मैंने ये बात समझी, एक बात ध्यान या के लिए मैं आपको ध्यान दे रहा हूं। आप आश्करण जी की वार्ता देखो, और आश्करण जी की वार्ता में यह बात की बहुत अच्छी बात समझ अपन को आवेगी कि जा वक्त को यहाँ से श्री गोसाई बाबा से मिल के और पाछे जा रहे थे अपने ठाकुर जी के दर्शन करके, तो रमन रेती के आसपास पहुंचते पहुंचते या गोकुल के चौंटे रंगराची द्वार, ये जो पद उन्होंने कहा ये लीला उनके सामने प्रकट हुई, और ये लीला प्रकट होने के पश्चात वो वह ब्लिसफुल स्टेट में, ये मैं हाईएस्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट भगवत यानी भगवत सानिध्य जो प्रभु को साक्षात्कार सिद्ध हो गया वह लेवल की बात कर रहे हूँ। मैंने तो आपको जो उदाहरण दिया हुआ है सो नीचे के स्टेज को दिया, पर मैं अब ये बात कर रहा हूँ। वहां भी आप ये देखो कि वाकई बाद वो जो अवस्था थी समाधि की जैसी, तो वो चलती रही, और चलती भाई कंटिन्यूएशन में एक बिंदु पे जाके वो कहीं वहां में अर्ध विराम आयो, कहीं कॉमा आयो, कहीं फुल स्टॉप आयो, और जब लीला उनके लीला को जो अनुसंधान और लीला को अनुभव होता, जब वो तिरोधान भय उनके जब तो वो एकदम